हर मुद्दे पर प्रखर रूप से बोलते। तो हमारे साथ शायर इमरान प्रतापगढ़ी जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आप बहुत करीब से उनको जानते होंगे और आप समझते होंगे कि किस तरह से कितनी भावना के साथ और कितने प्रखर रूप से वो अपनी बात को रखते थे अपनी शायरी के जरिए। उनका इस तरह से अचानक चले जाना किस तरह देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी कम से कम 1000 रातें ऐसी होंगी तो हमने किसी मुशायरे में साथ गुजारी होंगी, आंकड़ा यही होगा। मैं अपनी जिंदगी में जब मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था तो वो मौजूद थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे, सदारत कर रहे थे। और उस दिन से और आज तक अपने बड़े होने तक मैं ये पाता हूँ कि राहत साहब का होना मुशायरे में ऐसा लगता था जैसे कोई, मैं तो अक्सर उनके बारे में मंचों पे कहता था कि मुशायरे की दुनिया के अमिताभ बच्चन हैं वो। तो दरअसल राहत साहब के जाने पे पहली बात तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हमारे रोंगटे खड़े हैं। पिछले 10 मिनट पहले से, जब से ये खबर ब्रेक हुई है, तब से ये लग रहा है कि नहीं, अपने घर का कोई एक इंसान चला गया, अपना कोई सरपरस्त चला गया। और उनसे जुड़ी यादें एक एक करके देश के मंचों की, विदेश के मंचों की, वो जहन में आती जा रही है। मैंने उनके बेटे को फोन किया, सतलज भाई को, तो जब उधर से कंफर्म हुआ तब दिल ने माना, वरना दिल मान नहीं रहा था। तो एक ऐसा अजीम इंसान चला गया जो बहुत बड़ा था, जिसके जाने पर जितना उर्दू दुनिया गमगीन है, उतना ही हिंदी कवि सम्मेलनों के लोग भी आहत हैं, हिंदी कवि सम्मेलनों के लोग भी क्षुब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत के साहित्य जगत का। तो उनकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, कोई भरपाई नहीं कर सकता, और कोई भरपाई करने वाला पैदा भी नहीं हो सकता। तो लेकिन अब वो नहीं है हमारे बीच में, ये ऐसा सच है जिसे हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इमरान, और आपकी बातों से आपका दर्द झलकता है, किस प्रकार आपको भी दुख है। इमरान, जब भी आपसे इनकी मुलाकात हुई राहत इंदौरी साहब की, तो किस तरह से क्या कुछ बातें हुआ करती थी? कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कुछ ऐसी यादें जो सबके सामने रखना चाहें? देखिए, ऐसी इतनी सारी यादें हैं कि उसे मेरा ख्याल है कि मैं खुद इस स्थिति में नहीं हूँ कि अभी उन सारी यादों पे बहुत बात कर सकूं। बस ये कह रहा हूँ कि वो जब भी मिलते थे अपने नए लोगों को, जो मंचों पे आने वाले नए लोग थे, उनको वो बिल्कुल कुम्हार की तरह, जैसे कच्ची मिट्टी कुम्हार के हाथ में आती है तो कुम्हार उसे ठोकता पीटता भी है, चाक पर भी घुमाता है, लेकिन फिर एक शक्ल दे देता है। मेरा अपना मानना है कि पिछले 40 साल से उर्दू मुशायरों में बादशाहत करी राहत इंदौरी ने, शहनशाही थी उनकी, कलंदर थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और राहत साहब को पसंद करने वाले लोग हों, ना पसंद करने वाले लोग हों, लेकिन राहत साहब को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता था, ऐसी शख्सियत थे वो। अब सरापा अपने आप में उनकी पूरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि राहत साहब सामने आ जाएं तो आप उन्हें राहत इंदौरी नहीं कहते, आप उन्हें बाकायदा राहत साहब कहते हैं। इस देश में कुछ लोग हैं जिनके लिए अपने आप साहब निकलता है, यूसुफ साहब निकलता है आपके, दिलीप साहब निकलता है आपके मुंह से, कलाम साहब निकलता है, अटल जी निकलता है आपके मुंह से, लता दीदी निकलता है आपके मुंह से। वैसे ही राहत इंदौरी भी कवि सम्मेलन और मुशायरों का एक ऐसा नाम है कि अपने आप आपके मुंह से राहत साहब निकलता है। तो राहत साहब इतने बड़े इंसान थे, और मेरा अपना मानना है कि वो असल जिंदगी में, अपने असल जिंदगी में जैसे थे वैसे ही शायरी में भी थे। लोग दो किरदार रखते हैं, शायरी में कुछ और होते हैं, असल जिंदगी में कुछ और होते हैं। लेकिन राहत इंदौरी जैसे थे, स्याह या सफेद जो भी थे, वो कविता में भी थे और असल जिंदगी में भी बहुत बड़े इंसान थे। मैंने विदेशों में मैंने ये देखा है कि विदेशों में भी वो मंचों पर जितनी दमदारी और दिलेरी के साथ, वो संसद का मुशायरा रहा हो, यहाँ जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट करवाती है दिल्ली सरकार, वो मुशायरा रहा हो, या किसी ग्रामीण अंचल का मुशायरा रहा हो, राहत इंदौरी को राजनीति पे जो पढ़ना था वो पढ़ते थे और मोहब्बत पे जो पढ़ना था वो पढ़ते थे। उनकी भाषा अलग नहीं हुआ करती, एक जैसे शायर। वो जब कहते थे कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो ऐसा लगता था वो पूरे देश को जो है वो मतलब खिताब कर रहे हो, पूरे देश को कह रहे हो कि इस देश की मौजूदा सियासत से अलग हटके अपने लिए नए रास्ते बनाओ। तो राहत साहब की बातें याद करूं, उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यालो मोहब्बत। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहने वाली थी इमरान जी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि विश्वास तो नहीं होता, लेकिन ये सच है और इसको हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है।
और आपने अपना दुख भी व्यक्त किया जब आपने पोस्ट किया राहत इंदौरी साहब के दुख में, तो आपने यही जो कविता है ये आपने पोस्ट की कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो। एक बार अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये जो राहत साहब की याद में एक बार ये कविता सुना दीजिए। देखिए राहत साहब, देखिए कोई भी कलमकार हो तो वो वक्त का आईना होता है। कहा जाता है कि शायर और कवि समाज का आईना है, वो अपने आने वाले वक्त को देखता है। तो मुझे लगता है कि राहत साहब इमेजिन करते रहे होंगे कि जब मैं मरूं तो मेरा जनाजा कैसा हो और मेरे बारे में लोग बातें क्या करें। तो ये शेर शायद उन्होंने यही सोच के लिखा रहा होगा कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जब वो इस तरह के शेर पढ़ते थे डूब करके, तो कई बार मैंने उनसे पूछा भी कि सर किस कैफियत में होते हैं जब आप इस तरह का शेर कह लेते हैं कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो किस कैफियत में आप ये शेर कह लेते हैं? तो वो अक्सर कहते थे, बड़े बेसाख्ता, बड़े मौजी आदमी थे, बस इतना कह देते थे कि यार कोई है जो कहलवा लेता है। मैं उल नमोह में अलग मूड में होता हूँ, कह लेता हूँ और फिर सुना देता हूँ, अवाम उसे अपनी जुबान पे चढ़ा लेती है। मैं इतना ही हूँ कुल मिला करके, इतना ही है राहत इंदौरी। अभी उनकी जब आत्मकथा लिखी जा रही थी तो मेरे एक बड़े मित्र हैं, मेरे प्रतापगढ़ के ही हैं, दीपक रूहानी साहब, उन्होंने उनकी आत्मकथा से उनसे जुड़े संस्मरणों को एक किताब की शक्ल में, राहत साहब नाम से किताब अभी पिछले दिनों आई थी, जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी आत्मकथा थी वो। तो उस दौरान उनसे जुड़े बहुत सारे संस्मरण, मेरे टेबल पे भी वो किताब रखी हुई है, तो मैं उसे देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि हम राहत साहब के साथ इतनी शामें, इतनी रातें, इतना वक्त गुजारने के बाद भी राहत साहब को रत्ती भर भी नहीं समझ पाए, राहत साहब का फायदा नहीं उठा सके, देश के साहित्य ने उनका उतना इस्तेमाल नहीं किया। मैं आज आपके मंच, आपके प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि राहत इंदौरी साहब को बहुत पहले पद्मश्री मिल जाना चाहिए था, बिल्कुल आज तक उन्हें पद्मश्री नहीं मिला। इतना अजीम फनकार सरकारें अनदेखी क्यों करती रही, मुझे हैरत है। बिल्कुल इमरान, जैसे कि आपने कहा कि हर मुद्दे पर एक अलग ही उनके जो शब्द होते हैं वो सोच से परे होते थे। जैसे कि आपने भी कहा कि कहाँ से लाते हैं ये शब्द, तो राहत साहब ने कहा कि बस आ जाते हैं और जो लोग हैं वो सर चढ़ा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके शब्द होते थे वो किसी की भी सोच से परे होते थे और यही बताता है कि वो कितने खास थे। उनकी जो सोच थी शायरी को लेकर वो अलग थी और इसीलिए वो अलग थे, उनको लोग सुनना इसीलिए पसंद करते थे। आप जब उनके साथ रहे इमरान, तो आप क्या कुछ सीख पाए उनके व्यक्तित्व से, उनकी बातों से? देखिए मेरे उनसे बहुत मतलब मंचीय दुनिया में कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी, तो कई बार ऐसा हुआ भी कि मंच पर मनमुटाव भी हुआ हम लोगों के बीच में। लेकिन मैं अक्सर एक बात माइक से कहता था उनकी मौजूदगी में कि मैं जो कुछ हूं, मैंने जितना कुछ जिंदगी में अपनी शायरी में अपने लहजे में उतारा, वो राहत साहब को सुन सुन करके राहत साहब को जमीन में बैठ के, मैंने राहत साहब को जमीन में बैठ के सुना है। उनका एक शेर है कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो मैं कई बार ये जब मेरी पहले की पीढ़ी थी उससे जब कभी मंचों पर मंचीय दुनिया में हो जाता है, परफॉर्मेंस के दौरान कभी मनमुटाव हो जाए, तो मैं राहत साहब की मौजूदगी में उनका यही शेर कोट करके कहता था कि मैंने तो अपने बड़ों से ये सीखा है कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। मैं परंपराएं तोड़ रहा हूँ तो मैं तो राहत साहब का अनुसरण कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि बहुत मतलब शातिर है ये। अक्सर एक बात कहते थे कि ये बहुत शातिर है, ये मतलब चीजों को अलग तरह से समझता है। तो मैं उनकी यादारी को मुझे मुस्कुराना पड़ा इस गम के माहौल में कि हम लोग मुझे याद है कि जद्दा गए हुए थे सऊदी अरब एक मुशायरे में, की बात है ये, तो साथ में हम लोग परिक्रमा करने जाते हैं काशी का तवाफ करने, तो वो साथ थे। तो वो समूह में मुझे याद है कि वो अपनी श्रीमती जी को भी लेके गए थे, यानी जी को भी लेके गए थे और उन्होंने बाद में कहा कि देखो यार मैं पत्नी के साथ कभी बाहर विदेश के मुशायरों में नहीं आता हूँ, लेकिन इस बार इनकी जिद थी कि मुझे लेकर के चलिए क्योंकि हम उम्रा करने चलेंगे। हज से पहले का एक छोटा सा हज की तरह का ये उत्सव होता है उम्रा करने का, तो देखो मैं पत्नी को लेकर के आया हूँ। तो मैं उन लम्हों का भी गवाह, लेकिन उन लम्हों में वहां भी खड़े होकर के उन्होंने मुझे दुआएं दी, वहां भी खड़े होकर के जब हम लोग परिक्रमा करके उम्रा करके खड़े हुए तो वहां सब सारे शायर खड़े होकर बात कर रहे थे, वहां भी बोले यहाँ तुम खड़े हो, देखो ये ऐसी जगह है
जो तुम्हें शायरी के हवाले से यहाँ ले आई है, तो अपनी शायरी की हमेशा इज्जत करना, अपने हुनर की हमेशा इज्जत करना, इसका पोस्ट समझना, लोग तुमसे प्यार करते हैं तो उसकी कद्र करना। तो राहत साहब से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि उसे मेरा ख्याल है बयान करने में तो कई घंटे बीत जाए, आप बयान नहीं कर सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आंखें नम हैं। और शायर जमाली का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। बिल्कुल। बस वो नहीं रहे हमारे बीच में। मैं बहुत नम आंखों से ये बात कह रहा हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, अदब का भी नुकसान है, साहित्य का नुकसान है और मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। बिल्कुल इमरान, आपकी बातों से झलकता है कि आपने जब जब उनके साथ आप मिले, आप बैठे, आपने बहुत कुछ सीखा। और जाहिर सी बात है कि उनकी शायरियाँ, उनकी बातें सिर्फ आपके नहीं हमारे भी जहन में रहेंगी और ताउम्र रहेंगी, क्योंकि उनका अलग अंदाज, उनकी बातें, उनकी शायरियाँ सुनना सभी को पसंद था। और इमरान, जो खासियत थी उनकी, उनके बगावती तेवर, क्योंकि वो अपने जिस तेवर के साथ शायरी करते थे, मुशायरा करते थे, वही माहौल को मग्न कर देता था। चाहे वो सियासत हो, सियासत की भी अगर बात करें तो सियासत पे उन्होंने कई शायरियां लिखी, और कहीं तो उनके बोलने का जो तरीका होता था उससे माहौल काफी गर्म हो जाता था। देखिए, ये हिम्मत जो हम लोगों में आई कि सत्ता की आंख से आंख मिला करके बात करनी है जी। एक शायर इतना अजीम होता है कि वो सिस्टम पे सवाल उठा सकता है जी। वो बात कर सकता है। ये हिम्मत हम जैसे हजारों बच्चों में जी। हिंदी उर्दू दोनों परंपरा में वो आई, तो आज साहब जैसे लोगों से ही आई। जी। हम आज जो खड़े बात कर ले रहे हैं कि नहीं, हमें सवाल करना है अपनी कविता के जरिए, हम मुद्दों की बात करेंगे, ये हिम्मत राहत इंदौरी साहब नहीं है। राहत इंदौरी साहब पहले ऐसे व्यक्ति हैं, इनका मानना है जिनके शेर सबसे ज्यादा पूरे देश में कोट किए जाते होंगे राजनीतिक व्यक्तियों के साथ। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब संसद के प्रांगण में होने वाले मुशायरे में, जब यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के मुशायरे में बहुत खड़े होकर के पहुंचते थे, तो वहां भी नेताओं के खिलाफ तमाम जो बोल खाते थे वो अपनी शायरी के जरिए से सामने नेता को भी दाद देनी पड़ती, वो करते थे। उनको कुछ ऐसा कौशल था, उनमें खुदा ने कुछ बात रखी हुई, उनके अंदर कुछ हुनर ऐसा था कि उनका एक स्टेज जो है वो काफी सारा एक गजल थी जो सुनी जा रही थी कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। तो जब ये बात ये शेर पढ़ते पूरे अपने लहजे में, तो ऐसा लगता था कि नहीं, वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये राहत इंदौरी का तेवर है, और वही हम लोगों को हौसला देता था। बिल्कुल। और उनकी हर शायरी में एक मैसेज होता था, चाहे वो आपके लिए हो, हमारे लिए हो, या फिर दुनिया के लिए। और एक खास बात जो मैंने देखी थी इमरान, क्योंकि मैं भी उन्हें फॉलो किया करती थी और पूरा देश उन्हें फॉलो किया करता है, उनके बहुत फैंस हैं, बहुत चाहने वाले हैं, तो अक्सर मैं देखा करती थी कि भले ही वो देश में कितने भी बगावती तेवर के साथ वो शायरी करते हो सियासत पर या फिर कुछ भी बोलते हो, लेकिन जब भी वो विदेश जाते, दुबई में मैंने देखा, पाकिस्तान में मैंने देखा, वो हिंदुस्तानियत के लिए प्रखर रूप से बात करते और उसके बड़े समर्थक थे। जब उनके खिलाफ कोई बोलता तो उसको चुप करा देते, उसके लिए लड़ते। फिर देखिए, ये तो हर कलमकार का फर्ज है। आप देश में सत्ता से, सरकार से असहमत हैं, आप खूब सवाल उठाएं, मैं भी सवाल उठाता हूं, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, मैं लंदन जाके मुशायरा पढ़ रहा हूं, तो वहां जाहिर सी बात है कि एशियाई क्षेत्र में जहां भी हिंदी बोली जा रही है वहां के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, कुछ लोग आजकल बांग्लादेश में भी ऐसे हैं जो शायरी कर रहे हैं, या कुछ और भी आजकल जो बहरीन रह रहे हैं, अमेरिका रह रहे हैं, वो लोग भी शायरी करते हैं, तो मुशायरों में मुलाकात हो जाती है। लेकिन वहां जाहिर सी बात है कि वहां कोई हमारे देश के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत करेगा तो हम उसकी छाती पे चढ़ लेंगे, इसमें तो कोई दौरान नहीं। हम सरकार से असहमत हो सकते हैं जी, लेकिन देश देश है, मुल्क मुल्क है। जब वो ये कहते थे कि मतलब जनाजे पर मेरा ईमान लिख देना, मेरी पेशानी पे मोहब्बत से हिंदुस्तान लिख देना, तो वो उनके दिल की बात थी, उनके दिल के जज्बात थे जो ये कहा करते थे। और राहत साहब, मैंने कहा ना, राहत साहब अपनी शायरी में भी वही थे जो असल जिंदगी में थे। तो राहत इंदौरी ना आप कोई होगा, ना उनसे पहले कोई उनके लहजे का शायर था, ना उनके बाद कोई आएगा। बिल्कुल, राहत इंदौरी अकेले थे, अकेले हैं जी, बिल्कुल। और उनकी बातें जो हैं वो ताउम्र हमारे और आपके
और भारतवासियों के जहन में रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें सामने रखने के लिए, अपनी भावनाएं बताने के लिए।